तो इस क्लास में हम 21 नवंबर 2021 को जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस देखेंगे एक एक करके, उनमें क्या पूछा गया है क्या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है एनएचआरसी से रिलेटेड है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से। ठीक है, कि उसका स्टेटस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी है। तो ये मैं पिछली वीडियो में कवर करा चुका हूँ, वहाँ पे पूरी उनकी दे रखा है कि किसका क्या स्टेटस है, वो देख लेना। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है कि कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 360। ये मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था उसमें बता चुका हूँ, जिसमें पूछा गया था कि इंडिया में कितनी बार लगी है। तो 0 बार, 3 बार बस नेशनल इमरजेंसी लगी है। सही है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है रेजिडेंस से रिलेटेड। ठीक है, कि एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इफ ही और शी रिजाइड्स इन इंडिया फॉर डैश डेज। एक रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन रहे एक इंसान के उसे रेजिडेंट माना जाए इंडिया का। तो वो 182 है। उसके बाद यहाँ पे देख लो। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये डिफाइन करता है ये सब चीज़ें, और ये बेसिक कंडीशंस है। अगर आप फुलफिल करोगे तो आपको रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया में। अगर आप 182 दिन रहते हो या उससे ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके बाद ठीक है, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज इन करंट फाइनेंशियल ईयर, और 365 दिन इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है, अगर आप ये फुलफिल करते हो तो आपको माना जाएगा। उसके बाद टाइप्स हैं अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस के, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और उसके बाद नॉन रेजिडेंट। ठीक है, डीम रेजिडेंसी होती है एक चीज़। ठीक है, तो वो कब होती है, जब टोटल इनकम इन इंडिया किसी इंसान की, ठीक है, 15 लाख एक्सीड कर जाए और वो किसी और देश में टैक्स ना भरता हो। ठीक, ये डीम रेजिडेंसी होती है। बाकी ये अलग अलग कंडीशन इनके अंदर दे रखी है, और यहाँ पे ये सब चीज़ें हिंदी में प्रोवाइडेड है, तो इन्हें देख लेना। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का। ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। अब उनसे रिलेटेड मैंने सारे आर्टिकल दे रखे हैं, जैसे एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, इलेक्शन से रिलेटेड उनके। ठीक है, उसके बाद ओथ और अफर्मेशन। ठीक है, फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, टर्म ऑफ ऑफिस, तो ये सब यहाँ पे दे रखा है। एक एक करके आप गो थ्रू हो सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइडेड है। ठीक है, प्लस तुम यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो तुम्हें बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसमें पूछा गया है कि भाई जो गो हत्या है, स्लॉटर ऑफ काउज है, उसे कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा आर्टिकल मना करता है, प्रोहिबिट करता है। तो आर्टिकल 48 है, डीपीएसपी। ये डीपीएसपी कौन से पार्ट में आते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 54 किससे रिलेटेड है, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है हमारे प्रेसिडेंट जी का। ठीक है, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग रहे। ठीक है, उससे रिलेटेड। फिर आर्टिकल 52 कहता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा। ओके, तो ये थे बाकी वो, और स्लोटर हाउस पे 48। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में जिसमें एडवोकेट जनरल के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, उसमें मैंने बताया था। और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है स्टेट का। ठीक है, स्टेट का। तो ये तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है। ठीक है, और उसे अपॉइंट कौन करता है, तो ये आप बताओगे। प्लस में उसकी एक पावर होती है, कौन सी पावर होती है, ठीक है, स्पेशल, जिससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि वो जो स्टेट लेजिस्लेचर है या पार्लियामेंट है, उनमें प्रोसीडिंग जो होती है उनमें पार्ट ले सकते हैं, बट वो क्या वोट कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं, वो तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इस
ठीक है, वो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लॉज पास बाय पार्लियामेंट। ठीक है, जब स्टेट ने रिक्वेस्ट बनाई कि पार्लियामेंट इन मैटर पे बना दे भाई कोई लॉ बना दो। ठीक है, ओके, तो अब इसमें वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, अब आर्टिकल 252 के अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट बना सकता है लॉज जो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के, अगर दो, ठीक है, दो या उससे ज़्यादा जो स्टेट्स हैं वो रेजोल्यूशन पास करें और पार्लियामेंट में भेजे कि भाई इस चीज़ पे बना दो। ठीक है, लो, तो उस चीज़ पे बन सकते हैं। अब अलग अलग ये एग्जांपल है, जैसे प्राइस कंपटीशन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, अर्बन लैंड सीलिंग रेगुलेशन एक्ट है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ठीक है, पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, शहरी भूमि सीमा निर्धारण एवं विनियमन अधिनियम, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम। तो ये अलग अलग और ऐसे लॉज हैं जिनके लिए रिक्वेस्ट करी थी स्टेट्स ने कि पार्लियामेंट उस चीज पे, ठीक है, लॉ बनाए। अब आपको बताना है स्टेट लिस्ट, ठीक है, के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। ये लो, ये चीज़ आपको बतानी कमेंट सेक्शन में। उसके बाद पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उनके जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें मेंटेन कौन करता है। ठीक है, ऑडिटिंग कौन करता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर करता है। बाकी पार्ट 9 में मेंशन है इनका कौन से अमेंडमेंट से आए हैं, ये सब पता ही है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, 3 टायर सिस्टम हो गया था अब। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट फिर ये पंचायत या फिर म्यूनिसिपल वो। ठीक है, और बाकी उससे रिलेटेड जितने भी हैं आर्टिकल 243 से 243 हो, सब दे रखे। जैसे 243 में डेफिनेशन है ग्राम सभा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है इसमें, या पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, इलेक्शंस। तो ये सब दे रखे हैं ऊपर, इंग्लिश में यहाँ पे अवेलेबल है, हिंदी में यहाँ पे है, तो एक एक करके आप गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद पूछा गया है टू विच among the following authorities does National Commission for Backward Classes submits its report। रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट को। तो देख रहे हो कमीशन से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, मोहक सर ने भी क्वेश्चन कराया है इसके ऊपर, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने दे रखे हैं अलग अलग कि कौन किसको करता है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को करते हैं। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किसे करता है, वो भी मैंने यहाँ दे रखा है, प्रेसिडेंट वो करते हैं। ठीक है, नेशनल शेड्यूल ट्राइब वाले जो नेशनल कमीशन है वो भी प्रेसिडेंट को करते हैं। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, वो भी प्रेसिडेंट को। उसके बाद में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इनका याद रख लेना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं या फिर कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको। ठीक है, बाकी अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो केशवानंद भारती केस था वो कौन से ईयर में आया था, उसका कंक्लूजन तो 1973 में आया था। बाकी ये देख लो, 24 अप्रैल 1973 में इसको डिसाइड किया गया था। लार्जेस्ट एवर बेंच थी 13 जजों की, और जजमेंट डिलीवर हुआ था 7-6 की मेजोरिटी से। ये 7वां इंसान थे, जस्टिस खन्ना। ठीक है, इन्होंने इस हिस्टोरिक जजमेंट के लिए अपनी चीफ जस्टिस की वो भी गवा दी थी। ठीक है, उसके बाद में पता ही होगा इसका जो क्या बोलते हैं रिजल्ट क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था। ठीक है, हिंदी में मूल संरचना सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसमें क्या कहा था कि कोर्ट ने कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसे बदल नहीं सकता। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में, बाद में इंटरप्रेट करी थी ये कोर्ट्स ने। तो इसकी तरफ हो जाना, देख लेना। बाकी ये देखो, ये मैं बता चुका हूँ ट्राइब्यूनल्स के बारे में। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से आई है, 42वें। तुम्हें बताना 42वें अमेंडमेंट से और भी कौन कौन सी चीज़ें थी जो ऐड की गई, क्योंकि तुमने पिछली
क्लास में भी देखा होगा, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इससे, तो ये याद रख लेना। तो मैं जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, ठीक है, संशोधन अधिनियम है, वो याद रखने हैं। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटायरमेंट एज क्या होती है हाई कोर्ट के जज की? तो 62 ईयर्स होती है। उसके बाद हाई कोर्ट्स इन इंडिया के बारे में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। पार्ट 4 में ये पार्ट 6 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। आर्टिकल 214 से 231, और यहाँ पे देख सकते हो तुम आर्टिकल 217, ठीक है। उसमें बताया गया है कि अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ जजेस, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, कंसल्टेशन किसके साथ करते हैं? चीफ जस्टिस और गवर्नर ऑफ स्टेट। रिटायरमेंट एज 62 साल होती है। क्वालिफिकेशंस ये हैं, और बाकी उनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो ये रखिए, आर्टिकल 214, 215, 216, तो वो मैंने दे रखे हैं। आप देख सकते हो, वो थ्रू हो जाना उनसे, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं एक एक आर्टिकल आपको समझाऊं उस तरीके से। मेन मेन चीज़ मैंने समझा दी, बाकी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि सब चीज़ सिंपल वे में अच्छी तरीके से प्रोवाइडेड है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि तलाक है बिदअत, ठीक है, ट्रिपल तलाक को किस केस में साइड कर दिया, कि प्रथा को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2017 का, उसमें, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था इस कंडीशन को, इस केस में, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 22 अगस्त 2017 में आया था, 5 जजों की बेंच थी, ठीक है, 3-2 की मेजोरिटी थी। आउटकम क्या था कि क्रिमिनलाइज कर दिया गया था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को, और पार्लियामेंट ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट को लाए थे, ठीक। उसके बाद ये कुछ फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, तो ये देख लेना। बाकी जो अलग अलग और दे रखे हैं ना, वो देख लो, जैसे शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है, ठीक है। इसमें जजमेंट ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड है उसके बारे में कहा था, ठीक है। तो कोर्ट हेल्ड दैट अडॉप्शन इज अ स्टैट्यूटरी राइट अवेलेबल टू ऑल सिटीजन इज ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और पर्सनल लॉ के। अडोप्शन है वो इंडिया का कोई भी जो सिटीजन है वो कर सकता है, उसकी, उसमें उसका धर्म मैटर नहीं करता, कास्ट नहीं करता, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद क्या बोलते हैं, जुबैर अहमद वर्शिद वर्सेस इशरत बानो 2019 का ये केस है, ठीक है। इसमें क्या था कि मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 256 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। अगर किसी मुस्लिम महिला को डाइवोर्स दे दिया तो वो इस, ठीक है, सीआरपीसी के सेक्शन के तहत मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, तो ये इसमें बताया गया था। उसके बाद देखो, मैंने पिछली क्लास में लिली थॉमस केस के बारे में जब बात की थी, वो 2000 वाला था, ठीक है। ये 2013 वाला है। इसमें डिस्क्वालिफिकेशंस की बात है, ठीक है, जो, ठीक है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई मेंबर है पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, या एमएलसी का, वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस में वो कन्विक्टेड है, 2 या 2 साल से जिसकी ज़्यादा सजा है, तो वो अपनी जो पोस्ट है, जो ऑफिस है, उसे छोड़ना पड़ेगा उसे, ठीक है। उसके बाद देखो, ये सेम लिली थॉमस 2000 वाला जो केस था उससे रिलेटेड है, सरला मुग्दल केस, ठीक है। गोल्ड, अगर एक हिंदू आदमी, ठीक है, अपनी पहली मैरिज को डिसोल्व करता है, ठीक है, सिंपली बाय कन्वर्टिंग टू इस्लाम टू मैरी अगेन, ठीक है। तो अगर एक हिंदू आदमी अपनी पहली जो शादी है उसको डिसोल्व करता है कि इस्लाम में परिवर्तन हो जाऊंगा और वापस शादी कर लूंगा, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। यही चीज लिली थॉमस वाले केस में थी कि अगर तुम कन्वर्ट करते हो कि मैं अब मुस्लिम बन जाऊंगा और जो मेरी पहली शादी है वो भी रहेगी और दूसरी शादी है वो भी रहेगी, तो ऐसा होगा नहीं, तुम्हें जो पहली बीवी है उसको डाइवोर्स देना पड़ेगा। उसके बाद मैं ये बता चुका हूँ आपको, ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 21 से 18 की गई थी, ठीक है। अब ये 1988 में आया था, पर ये इन्फोर्स कब हुआ था ये तुम्हें बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये शिफ्ट 2 के क्वेश्चन थे। अभी शिफ्ट 3 भी ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद अगली डेट पे चलेंगे, और वो भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। जो अगली डेट की वीडियो आएगी वो थोड़ी लंबी होगी, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि सारी की सारी या तो कंप्लीट कर दूँ,
या फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट एक वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और ये हमारी प्रहार सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम के उसे कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है कि मोहित सिंह सर, मोहक सर और मैं अक्षित यादव, हम तीनों मिलकर पॉलिटी के कवर करा रहे हैं। हिंदी मूल विधि हमारे सर देख रहे हैं, मोहित यादव सर। साइंस का पार्ट प्राची मैम देख रही है। हिस्ट्री और मिसलेनियस हमारे संसार सर देख रहे हैं। तो अभी इस क्लास में इतना था, बाकी शिफ्ट 3 अगली क्लास में पूरी हो जाएगी और उसके बाद चलेंगे अगले डेट पे, ठीक है, जो है 22 नवंबर का जो पेपर था। और जल्दी से जल्दी उसे कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें पढ़ाई शाला के साथ, पढ़ाई जो समझ आए।